इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, आप बताइए टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं 30 में से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है नीति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन या अधिनियम द्वारा किया गया था। नीति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन या अधिनियम द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका निर्णय के द्वारा हुआ था। नीति आयोग का गठन संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं बल्कि भारत सरकार के एक कार्यपालिका निर्णय के माध्यम से किया गया था। इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। गठन का आधार क्या था? तो कार्यपालिका आदेश पर, कोई संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं। उद्देश्य क्या है इसका? तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों के साथ साझेदारी में नीति निर्माण करना। नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये नीति आयोग के भी अध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी ध्यान रखिएगा सुमन कुमार बेरी हैं और सीईओ जो है BR सुब्रमण्यम है। बाकी ऑप्शन में दिया 101वां संशोधन, तो यह 101वां संशोधन जो था यह जीएसटी से संबंधित था। और 73वां संशोधन हम लोग सभी जानते हैं यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। तो ये जो भी सब एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब पॉइंट कवर कर लिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व में पहली बार किस देश ने प्लास्टिक करेंसी नोट जारी की थी। विश्व में पहली बार किस देश ने प्लास्टिक करेंसी नोट जारी की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह शुरुआत 1988 में किया था ऑस्ट्रेलिया ने। कब हुई थी? तो 1988 में प्लास्टिक नोट की शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया ने। विश्व में पहली बार प्लास्टिक करेंसी नोट ऑस्ट्रेलिया ने जारी की थी। यह शुरुआत 1988 में की गई थी। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जान लेते। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ लेता है कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह कैनबरा है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसका सबसे बड़ा शहर जो है सिडनी शहर है। सिडनी जो है इसका सबसे बड़ा शहर है। इसका जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्या है? तो इसका जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। वर्तमान समय में जो इसके प्रधानमंत्री वो एंथनी एल्बानीज हैं और इसका जो नेशनल एनिमल है वह कंगारू है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सिम्बेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? सिम्बेक्स अभ्यास जो है वह किन दो देशों के बीच होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होता है। सिम्बेक्स का पूरा नाम है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, या एक द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। चलिए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास देख लेते हैं जो आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। एक पूछता मालाबार किसके बीच होता है? तो मालाबार युद्धाभ्यास जो है भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त अभ्यास है। युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो युद्धाभ्यास जो भारत अमेरिका के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है? गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्धाभ्यास होता है। ब्रज प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास होता है। एक होता है हैंड इन हैंड, इंपॉर्टेंट है हैंड इन हैंड जो होता है भारत और चीन के बीच संयुक्त अभ्यास होता है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338A के तहत। अनुच्छेद 338A के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। यह अनुच्छेद भारत के संविधान में 29वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह आयोग विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की निगरानी व संरक्षण के लिए गठित किया गया था। जब और ऑप्शन दिया अनुच्छेद 338, तो अनुच्छेद 338 जो है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान दिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस भारतीय नदी को सारो ऑफ बंगाल या बंगाल का शोक कहा जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को सारो ऑफ बंगाल
कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक या सारो बंगाल कहा जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह नदी अतीत में बार बार बाढ़ लाकर बंगाल क्षेत्र को भारी तबाही मचाती है। चलिए शोक से संबंधित कुछ नदियों को जान लेते हैं। तो दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाता है। एक पूछता है आपसे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वह कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। एक पूछता है आपसे कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक जो कहा जाता है वह ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बाकी जान लीजिए असम की राजधानी दिसपुर है, बिहार की राजधानी पटना है और बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की बंगाल की जो राजधानी पश्चिम बंगाल की और कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस भारतीय क्रांतिकारी को भारत का लेनिन कहा जाता है? किस भारतीय क्रांतिकारी को भारत का लेनिन कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एन. राय। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, वहां एम.एन. राय का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ लिया था कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका जो पूरा नाम है वो मनेंद्र नाथ राय है। मनेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है। भैया पूछा गया क्वेश्चन है। एम.एन. राय को भारत का लेनिन कहा गया क्योंकि वह भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विदेश से नींव रखी। वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सक्रिय सदस्य रहे। रूसी क्रांति और लेनिन के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का कौन सा राज्य स्वतंत्रता के समय फ्रेंच औपनिवेशिक अधीन था? भारत का कौन सा राज्य स्वतंत्रता के समय फ्रेंच औपनिवेशिक अधीन था? चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, पांडिचेरी था। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय पांडिचेरी फ्रांस के औपनिवेशिक शासन में था। यह भारत का एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा है। बाकी ऑप्शन में दिया गोवा, तो गोवा जो था पुर्तगाल के अधीन था। 1961 में भारत में मिला। दमन की बात करें तो पुर्तगाल का उपनिवेश था। लक्षद्वीप पहले से ही ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम ने भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया? किस अधिनियम ने भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। इसे ब्रिटेन से भेजे गए 3 मंत्रियों लॉर्ड पॉन्थिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एलबी अलेक्जेंडर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आया कब? तो 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय करना। संविधान सभा गठन ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा होना था। सदस्य संख्या शुरुआत में 389 सदस्य थे। प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वह प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, शुरू हुआ था, यह भी पूछ लेता। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई 1914 में हुई। इसकी समाप्ति कब हुई? तो 1918 में इसकी समाप्ति हुई। यह भी ध्यान है 1914 में शुरुआत हुई और 1918 में इसकी समाप्ति हुई प्रथम विश्व युद्ध का। इस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। उनका कार्यकाल जो था 1910 से 1916 था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ओईसीडी का मुख्यालय कहां है? ओईसीडी फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहां है, यह आपसे पूछा है। जो भी मुख्यालय बताते हैं प्लीज आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए और 1-2 बार लिखने की कोशिश करिए। इससे आपको जल्दी से तैयार हो जाएगा और याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। अब बता दीजिए, अभी कल बताया था आपको पेरिस किस नदी के किनारे स्थित, तो पेरिस किस देश की राजधानी है? तो बात हो रही ओईसीडी का, तो जिसका पूरा नाम अभी बताया, फिर से एक बार सुन लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। सदस्य देश है वर्तमान में 38 इसके सदस्य देश। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक प्रगति, व्यापार, शिक्षा, पर्यावरण और वैश्विक विकास को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?
केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315 के तहत। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर इसके पहले अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह अनुच्छेद कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो 315 जो अनुच्छेद है वह यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना है। 316 में क्या है, तो 316 जो अनुच्छेद है आयोग के अनुच्छेद और सदस्यों की नियुक्ति है। 317 में सदस्यों की सेवा समाप्ति से संबंधित है और 318 नियम निर्धारण का अधिकार दिया है। 320 यूपीएससी के कार्य और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 312 तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। या अनुच्छेद जो है दिया है 320 यूपीएससी के कार्यों का वर्णन स्थापना नहीं इसमें है। और अनुच्छेद 324 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या चुनाव आयोग से संबंधित तो यूपीएससी से नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। और वर्तमान समय के आरबीआई के गवर्नर कौन है, यह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है। तो चलिए बता दीजिए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बहुत बार इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। उन्होंने 11 अगस्त 1943 को पदभार संभाला और 30 जून 1949 को इस पद पर रहे। बात यह हो रही आरबीआई की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में हो गया। इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। पहले ब्रिटिश गवर्नर जो भी थे यह भी ध्यान रखिएगा, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। अभी हम लोग वर्तमान गवर्नर आपसे पूछे थे, तो वर्तमान समय में जो उसके गवर्नर हैं 2025 में, वो संजय मल्होत्रा हैं। ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा माउंट माउंट कोसियस्को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो माउंट कोसियस्को जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कोसियस्को जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। चलिए महाद्वीपवार सबसे ऊंची चोटियां आपको बताते हैं। तो सबसे पहले था एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, या नेपाल और चीन में स्थित है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो माउंट किलिमंजारो, या तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रुस है, या रूस देश में स्थित है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह माउंट विंसन है, या अंटार्कटिका में ही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ओंकांगुआ है, या अर्जेंटीना में है। और उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डेनाली है, जो कि अमेरिका में ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस धातु को भविष्य का तेल कहा जाता है। किस धातु को भविष्य का तेल कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है लिथियम को। लिथियम को भविष्य का तेल कहा जाता है। लिथियम को आज की दुनिया में भविष्य का तेल कहा जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में लिथियम की भूमिका तेल जितनी ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। लिथियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो इसका जो प्रतीक है वह Li है। Li इसका प्रतीक है। प्रमुख क्षेत्र जो इसका है यूबीएस, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ग्रिड बैटरियों में। प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना है। भारत में खोज कहाँ है इसकी, तो जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में लिथियम भंडार पाए गए। इसका उपनाम क्या है, तो व्हाइट गोल्ड और भविष्य का तेल इसे कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था। भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SLV-3 जो है वह भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। SLV-3 जिसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स 3। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था और इसके नेतृत्व में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। SLV-3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो नाम था SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। उद्देश्य उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना। पहली सफल उड़ान कब इसकी हुई, तो 18 जुलाई 1980 को। प्रक्षेपित इसके उपग्रह जो थे रोहिणी प्रथम था। प्रक्षेपण स्थल था श्रीहरिकोटा। उपलब्धि क्या है इसकी, तो भारत उपग्रह प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर बना।
बाकी ऑप्शन में दिया पीएसएलवी तो भारत में विकसित किया गया या इसरो का सबसे भरोसेमंद यान है। जीएसएलवी है तो भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए है। और इनसैट की बात करें तो यह एक उपग्रह प्रणाली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। इसरो के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसरो के बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार अब क्या है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के 1978 के तहत इसे हटा दिया गया और अब इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। 44वां संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा 1978 के द्वारा, बहुत लोग इसको 1976 टिक करके आते हैं। अब यह अधिकार अनुच्छेद 300A में आता है और इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 में। जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य है जैविक संसाधनों का संरक्षण, उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करना और उनसे होने वाले लाभों का उचित वितरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वनिष्ठ शोध एवं योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 7 प्रमुख वैज्ञानिक श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी और इसमें जो दिया जाता है 5 लाख नगद। पूर्व में वरिष्ठ वैज्ञानिकों को पेंशन भी दी जाती थी। यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। हाल ही में चर्चा में भी रहा मास्ड किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? मास्ड जो है किस देश की गुप्तचर एजेंसी है यह आपसे पूछा है। मॉस्ड MOSSAD यह पूछा आपसे किस देश की गुप्तचर एजेंसी है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल की। मॉस्ड इजराइल की विदेशी गुप्तचर एजेंसी। इसका कार्य आतंकवाद से लड़ना और विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अभी कल भी हम लोग पढ़े थे इसको, मार्च के पूरे महीने को भी पढ़े थे और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है यह भी पढ़े थे। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो विश्व जल दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। एक बार फिर से हम मार्च माह को रिवीजन करेंगे। विश्व जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संसाधन के संरक्षण, जल की कमी और साफ पानी की महत्व के प्रति लोगों को जागरूकता करना। चलिए मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है जो हम लोग कल पढ़े थे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व खुशी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन फांसी हुई थी। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो जब भी दिवस आते हैं हम आपको उस माह का पूरा रिवीजन करा देते हैं जिससे आपको याद हो जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। देखते हैं आपका राइट आंसर होता है कि नहीं। तो अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं तो आप लोग सही हैं। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जान लेते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म अभी हम लोग पढ़े ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का फुल फॉर्म है। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सभी सरल थे लेकिन बार बार पूछे जाते हैं तो एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला पत्रकार कौन थी? भारत में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला पत्रकार कौन थी यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता आनंद। गीता आनंद इस
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गीता आनंद भारतीय मूल की पहली महिला पत्रकार थी जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार 2003 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल को अपने लेख के लिए जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना कब हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1992 में। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी, जो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 है। यह भारत में पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। इंपॉर्टेंट है प्रश्न यह। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महान कवयित्री भी थी। महात्मा गांधी के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी। उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। और गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं और पहला गोलमेज सम्मेलन था 1930 में। इसमें किसी ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में, और 1932 में भी किसी ने भाग नहीं लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो एकमात्र भारतीय तो वो थे भीमराव अंबेडकर, जो इसमें गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा का। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। अगर यही आपसे पूछ लेता सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वह आपका जो है राजस्थान है। गोवा के बाद सिक्किम आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। गोवा जो था पुर्तगाली शासन से 1961 में भारत का हिस्सा बना। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसकी राजधानी जो है पणजी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था, चलिए बता दीजिए। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। या जापान का बड़ा शहर था हिरोशिमा। बताइए आप किस पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। लिटिल बॉय नाम ध्यान रखिएगा, इस परमाणु बम का नाम था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और यह मानव इतिहास में पहली बार था जब परमाणु हथियार का उपयोग युद्ध में किया गया। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया फैटमैन नाम से। और यह 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी के समय में। भारत में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें प्रत्येक बैंक की जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। उसके बाद वर्ष 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस राजवंश के समय कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। किस राजवंश के समय कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गंग वंश के समय। यह जो मंदिर है भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। इसे 1250 के आसपास बनवाया गया था। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहली बार किस वर्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति हुई थी, यह आपसे पूछा है। भारत में पहली बार किस वर्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति हुई थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 में। भारत में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 को
हुई थी। उस दिन जनरल बिपिन रावत को भारत के प्रथम सीडीएस बनाया गया था। तो यह भी पूछ लेता है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी थे। उनके नाम की घोषणा 30 दिसंबर 2019 को हुई और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला। यह पद 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट द्वारा आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिलने के बाद सृजित किया गया। वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस जान लीजिए, तो वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाल ही में पीएम श्री योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई। हाल ही में पीएम श्री योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा में सुधार के लिए। इसका उद्देश्य देश भर में 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना है या नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में सहायक है। पीएम श्री योजना जो कि शिक्षा में सुधार से संबंधित है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कब कब हुए गोलमेज सम्मेलन, कहां पर हुए गोलमेज सम्मेलन और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इन सभी प्रश्नों का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हाँ देखिए, अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है, तो प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।